तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मैं अपने इस छोटे YouTube चैनल पीसीएम स्टडी पर आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। तो मैं सुरेंद्र सर लेकर आ गया हूं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। यहां पर बातें होंगी आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंघ गुणधर्म, उससे संबंधित सारा लेक्चर। हम इस चैप्टर के 4 लेक्चर शूट करने वाले हैं और ये तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट इसका चौथा आएगा। तो बच्चों, खूबसूरत अंदाज में आपको मजा आ रही थी। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर वीडियो कब अपलोड कर रहा है। तो हमने थोड़ा बीच में जरूर चीजें वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन अब फिर से लेकर आ गए हैं एक एक वीडियो पर डे। आपको हर डे पर शाम के 5 बजे एक वीडियो जो अपलोडेड मिलेगा और हो सकता है आने वाले समय में हम कुछ दिनों बाद लाइव भी आने लग जाएं। तब तक के लिए बच्चों, आपको अगर हमारे लिए कुछ करना है और चाहते हो कि हम भी आपके प्यार के साथ में थोड़ा सा ग्रो हो, तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ में शेयर कर दीजिएगा। कॉलेज फ्रेंड हो, कोचिंग फ्रेंड हो, जो भी हो, व्हाट एवर, आप बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उसके साथ। पक्का है, यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लोगे। बच्चों, पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तो मजा आएगी। तो चलिए बच्चा, बातचीत करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। तो क्या कहते हो चुलगुजो, कॉपी पेन निकाल लिया होगा? नहीं निकाला है तो अभी निकाल लो। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर का। तो लेक्चर में पहला अगर टॉपिक है कोई, तो उसे कहते हैं अणुसंघ गुणधर्म, इंग्लिश में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या होती है? अब विलयन के बहुत सारे गुण होते थे। कहता था हाँ सब होते तो हैं। क्या क्या होता है? पराशरण दाब हो गया, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन या राउल्ट वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ऐसे करके बहुत सारे गुण होते हैं और भी बहुत होते हैं। लेकिन कुछ गुणों में जो मैंने नाम लिए, तो वो करते क्या है? वो एक टर्म्स होता है विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब एक्चुअल में विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। ये सब अगर बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी, तो विलय की कणों की संख्या कैसे निर्भर करती है? मात्रा पर। मात्रा ज्यादा होगी तो कण ज्यादा होंगे, कण ज्यादा होंगे तो सीधी बात है गुण का जो भी होगा मान ज्यादा हो जाएगा। यदि विलय की मात्रा कम होगी तो कण कम होंगे और फिर ये जो गुण होंगे इनके मान कम हो जाएंगे। यानी मात्रा कण गुण, मात्रा कम कण कम गुण कम, मात्रा ज्यादा कण ज्यादा गुण ज्यादा। क्लियर बात? क्या है? विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। जैसे पराशरण दाब, या हमारे पास में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। ये सारी चीजें क्या है बच्चा? हमारे अणुसंघ गुणधर्म में। चलिए आइए इन्हीं को बातें कर लेते हैं। तो हमने पराशरण दाब पिछले लेक्चर में शायद कवर कर रखा था, तो इसका कोई लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इनकी। जब बात करेंगे तो हमारे पास में क्या है? राउल्ट का नियम। राउल्ट क्या है? तो सबसे पहले हम परिचय की हेडिंग लगा देंगे। जब हेडिंग लगाएंगे तो पता चलेगा यहाँ पर सर्वप्रथम राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने विलयन का वाष्प दाब, अरे भाई साहब, यहां पर देखो वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए 2 नियम दिए, जिन्हें राउल्ट के नियम कहते हैं। अब 2 नियम दिए थे, इन्हीं 2 नियमों को पढ़ना है। बेसिकली पहला दिया था ठोस द्रव विलयन के लिए, यानी एक ठोस हो और द्रव हो, यानी द्रव में ठोस घुलाओ उस वाले में, जैसे पानी में नमक घोल दिया जाए, KCl के या H2SO4, ये सारी चीजें अगर घोल दी जाए तब उनके लिए कहा जा रहा था। लेकिन द्रव वो अलग केस हो जाएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी बात करते हैं। तो यहां पर तो हमारे पास में होता है P0 माइनस का PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू X विलय। X क्या था बच्चा? मोल प्रभाज। किसका है? विलय का। तो इसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्लियर बात? अब विलय का मूल प्रभाज कैसे ओपन करते हैं? P0 माइनस का PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू स्मॉल n बटा कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो ये जो हमारे पास निकल के आएगा फार्मूला, इसके थ्रू हम क्या है सवाल लगा सकते हैं। ये 100% सवाल में बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाता है, थोड़ा सा कठिन है लगाना। तो मैं इसके लिए सिंपल करके दे रहा हूं। सिंपल क्या कर सकते हैं?
तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, यानी विलयन क्या हो, तनु हो, बहुत पतला हो, बहुत पतला होगा तो यानी विलय की मात्रा कम होगी, तो विलायक की तुलना में इसकी मात्रा बहुत कम है, तो जब कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन का मान निकालोगे तो कैपिटल, अब हमारे पास बचेगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। तो ये वाला लगाया जा सकता है किसके लिए, तनु विलयन के लिए। सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए थे, जहां पी नॉट होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस होता है विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल एन होता है विलेय के मोल, कैपिटल एन होता है विलायक के मोल। और आपको पता है मोल दो चीजों में टर्म्स ओपन हो जाता है, मात्रा बटे अणुभार। यदि इस फार्मूले को हम और आगे ले जाना चाहें तो हमारा जो मोल होता है, मोल वो दो टर्म्स में टूट जाता है, ऊपर मात्रा नीचे अणुभार, ऊपर मात्रा और नीचे अणुभार। तो ये पी नॉट माइनस का पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू विलेय की मात्रा बी, विलेय का अणुभार बी, पलटिए उल्टा लिखिए, अणुभार ऊपर पहुंच जाएगा, विलायक का ए और मात्रा ए। तो हम इस तरीके से ही लगा सकते हैं, यदि विलेय और विलायक की मात्रा डायरेक्टली दी हो तो हम डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब विलयन तनु होगा। तनु मतलब उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होगी, ठीक है, और विलायक की मात्रा उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास राउल्ट का नियम किसके लिए है, ठोस द्रव विलयन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देना। और यदि आप चाहते हो तो इसको इंपॉर्टेंट देख ही लेना, टीचर का फेवरेट है और एग्जाम में भी फेवरेट है ये, तो इससे बेटा सवाल आते हैं मस्त मस्त से। चलिए बच्चा अब आगे बातें कर रहे हैं। अब क्या हो जाए, द्रव द्रव विलयन के लिए, अब ठोस द्रव नहीं, अब द्रव द्रव हो, दोनों के दोनों लिक्विड हो, तब इस केस में कुछ नहीं होता है, किसी मिश्रण का वाष्प दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो यहां पर क्या है, किसी मिश्रण का, जैसे हमने ए द्रव ले लिया, बी द्रव ले लिया और सी द्रव ले लिया, तीन द्रव ले लिए, और तीनों द्रव में हमने देखा कि जो टोटल मिक्सर का वेपर प्रेशर था, वाष्प दाब था, वो प्रत्येक अवयव के, यानी जो हमारे पास ए बी सी हमने ले रखे थे, उन तीनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो इसी को बेटा हमने यहां पर लिख रखा है कि विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। क्लियर सी बात। तो अब आंशिक वाष्प दाब कैसे ओपन किया जाए, तो पी नॉट ए होता है एक्स ए, पी नॉट ए, आपको पी बी का निकालना है तो एक्स बी, पी नॉट बी, आपको सी का निकालना है तो एक्स सी और पी नॉट सी। तो आपका जो टोटल निकलेगा एम बराबर एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी प्लस एक्स सी पी नॉट सी और प्लस का डॉट डॉट। तो इस तरीके से इसका लग जाएगा, और इसका बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, और जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं, एग्जाम है, इनमें से ये कैलकुलेशन एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत फेवरेट किया जाता है और कई बार एग्जाम में आया है, 4 से 5 बार एग्जाम में तो आ ही चुका होगा। तो मैं आपको उस क्वेश्चन को कराए दे रहा हूं कि मतलब क्या है। अब कह रहा ए का कह रहा वाष्प दाब जो है, कह रहा 80 टोर है, कह रहा बी का जो वाष्प दाब है वो 60 टोर है। कितना है, कह रहा ए के 3 मोल और बी के 2 मोल मिलाकर काम क्या है, हम एक मिश्रण बनाते हैं, इसका वाष्प दाब निकालना है हमें पीएम। तो बच्चों ने कहा सर ठीक है सर, ये तो समझ में आ ही नहीं रहा, तो मैं बता दूं, दो द्रव है ए तथा बी जिनके शुद्ध वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 टोर है। यदि ए और बी के 3 मोल तथा 2 मोल मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाए तो उस मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। तो बच्चों ने कहा कुछ नहीं सर, आप कुल मोल निकाल दीजिए बस। कुल मोल कैसे निकालते हैं,
3 + 2 बराबर 5 मोल आ गया। इतना ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, तो Pm इज इक्वल टू आपका XA P0A और प्लस XB P0B, ये हो गया। अब C नहीं है बच्चा, C नहीं लगाएंगे। अब ये कैसे निकालते हैं, इसके मूल कितने हैं 3, टोटल कितना है 5 और गुणे में 80। इसका मूल कितना है 2, बटे में कितना है 5 और गुणे में कितना है 60। इसका काटोगे 16, इसका काटोगे 12, 16 तिया 48 और 12 दूनी 24 और इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो बेटा हमारे पास जो आएगा 72 टोर्स आ जाएगा। और ये बेटा जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में 1-2 बार नहीं, ये मोर देन बेटा कम से कम 5 बार भी आया है। तो यानी मोर देन में अगर 3 टाइम्स लिख दूं तो समझ जाया करो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार सेम डिजिट के साथ में आता है, अंकों के साथ में आता है। यानी खूबसूरत सा सवाल था, बेहतर अंदाज के सवाल थे, मजा आ जाती है इन सवालों को लगा करके। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना कि सवाल आसान है, कॉन्सेप्ट आसान है, बस काम क्या तुम्हें पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। मैं आपके लिए हर एक विषय के टीचर को लाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अकेले सिर्फ कितना डिलीवर कर पाऊंगा, मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैथ पढ़ानी है तो उसके लिए तो नया टीचर चाहिए, बायोलॉजी पढ़ानी है तो उसके लिए तो नया टीचर चाहिए। सारे सब्जेक्टों के मैं टीचर ला दूंगा यहीं पर, बस तुम लोग मेरा साथ देना। अगर तुम लोगों ने साथ दिया तो मैं एक ऐसा साम्राज्य बना देंगे जहां हर एक टीचर आएगा अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट और तुम्हारे लिए मेहनत करेगा बच्चों, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई चार्जेस नहीं होंगे आपके लिए। आपके लिए काम होगा ऑनलाइन करियर में, इतना भयंकर तरीके से आपके लिए लाएंगे तो पूरा का पूरा कंटेंट लाकर धर देंगे कि आप जो चाहोगे वो होगा। बस आप लोग साथ मत छोड़ना, जिस दिन आपने साथ छोड़ दिया तो उस दिन बेटा हम हार जाएंगे। तो हारने नहीं देना, एक बात ध्यान देना कि साथ बने रहना, हम देख लेना इस पूरे सबको दिखा देंगे कि हम लोगों ने मेहनत क्या की है। तो ये कैसा रहा सवाल, मस्त था। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं की, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो सबसे पहला बच्चा पॉइंट है, देख बेटा नोट भी करना हो तो कर लिया कर, नोट करते जाया कर, मजेदार है, टॉपिक अच्छे हैं, लिखने का तरीका है, आसान भाषा है, आपको मजा आएगी, बहुत सरल भाषाओं में आपको लिख रखा है। तो सबसे पहले देखोगे यह केवल आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है और यह उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जिनका संगुणन होता है और या वियोजन होता है। तो यानी संगुणन के लिए नहीं, वियोजन के लिए नहीं, ये दोनों के लिए लागू नहीं होता है। किसके लिए लागू होता है, सिर्फ आदर्श विलयनों के, अनादर्श विलयन के लिए भी नहीं लागू होता है। और ये उन विलय और विलायक के लिए लागू नहीं होता है जो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, उनके लिए भी नहीं लागू होता है। बात क्लियर। अब इस राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग क्या है, सॉरी एक एप्लीकेशन तो हो जाए। बच्चा कह रहा सर ये तो सर आपके स्लाइड में था भी नहीं तो आप क्यों करा रहे हैं। बेटा स्लाइड में नहीं है तो क्या हुआ, हमारे तो पास में है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। तो अब बच्चों अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करने में, दूसरा हो सकता है हमारे पास में विलय का अणुभार ज्ञात करने में। तो बेटा इन सारी चीजों में बेटा हम इस नियम का प्रयोग कर सकते थे। कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं। दोनों की मैं बातें कर रहा हूं एक साथ। तो हमारे पास आपने देखा P0 माइनस का PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। बच्चा कह रहा है सर बटे में कैपिटल एन होता है, स्मॉल एन हटा दिया था सर। तो मैंने बच्चा जो हटाया था तो किसके लिए हटाया था, किसके लिए, जल्दी बोलो, तनु विलयनों के लिए हटाया था। किसके लिए हटाया था, तनु विलयनों के लिए, विलयन के लिए नहीं हटाया था बच्चा। अच्छा तुम्हें नहीं लगता है हटाया था, ले बेटा देख बेटा मैंने तनु विलयन के लिए हटाया था, देख हटाया था कि नहीं हटाया था। हाँ बच्चे ने कहा अब सर समझ में आया, तनु विलयनों के लिए था। इसे क्या करो बच्चों, दोनों को ऐसे पलट दो। कह रहा सर कैसे, जैसे बच्चों हमारी जिंदगी पलट जाती है, पलटा दिया कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन।
बच्चों इस साइड में दोनों का अलग अलग डिवाइड दे दीजिए, दोनों का अलग अलग डिवाइड दे दीजिए। तो कैपिटल एन बटा स्मॉल एन और स्मॉल एन बटा स्मॉल एन, इनको कैंसिल करोगे 1 बचेगा। 1 को इस तरफ ले आओ बच्चा, 1 को इस तरफ ले आओ, प्लस का है तो कहे का आएगा बच्चा माइनस का, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। तो क्या एलसीएम ले लूं? एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया तो ये माइनस पी नॉट और प्लस का पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ये कैंसिल आउट मर गया और हमारे पास एक नया फार्मूला दे गया, पी एस डिवाइड बाई पी नॉट माइनस का पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन बटा स्मॉल एन। तो बच्चों ये हमारे पास में सारी की सारी सुविधाएं दे चुका है। और ये बेटा 4 न्यूमेरिकल्स सवालों के लिए बच्चा इतना बेहतरीन है, ये इतना बेहतरीन है कि इससे हर एक सवाल जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई और नीट लेवल में भी आए हैं। तो बच्चा कह रहा है क्या सर आप जेईई नीट लेवल का भी पढ़ाओगे? तो बच्चा कुछ दिन रुक जाइए, ट्राई उसका भी करेंगे, देखते हैं कितना बेहतरीन होता है, क्या क्या होता है। तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, स्लाइड लाने पड़ेंगे, क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सिलेक्टिव क्वेश्चन तुमको कराऊंगा और तुमको एक दिन दिखा देंगे कि बेटा नीट और जेईई लेवल में भी हम लोग बहुत इजीली बेटा हम कर सकते हैं, बहुत मजेदार कर सकते हैं। ज्यादा खतरनाक नहीं है सिलेबस, बहुत आसान है, बस तुम्हें समझाने वाला चाहिए कि बहुत आसान भाषा में समझा दे। तो बेटा इसके एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, हम इसके द्वारा विलयन का वाष्पदाब ज्ञात कर सकते हैं, विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके द्वारा निकाल सकते थे, राउल्ट के नियम के द्वारा। और ये बच्चों सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं, स्पष्टता कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि यार अभी नहीं जेईई और नीट के लिए पढ़ा रहा हूं। जिस दिन जेईई और नीट का लाऊंगा ना बच्चा, उस दिन तुम्हें लगेगा कि क्या खूंखार लेवल में आए। तो बेटा अभी सिर्फ मैं बोर्ड एग्जाम को ध्यान दे रहा हूं, और वो भी कौन से बोर्ड एग्जाम? जो हिंदी माध्यम में, सारे के सारे हिंदी माध्यम के बोर्ड एग्जाम जो होते हैं, स्टेट एग्जाम होते हैं, तो उन सभी के लिए बेटा हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो बेटा हम पढ़ते रहेंगे। तो चलो बच्चों अब हम पढ़ लेंगे क्वथनांक का उन्नयन। बच्चे कह रहे सर क्वथनांक का उन्नयन से पहले क्वथनांक तो पढ़ाओ, क्या होता है? चलो बच्चों क्वथनांक की बातें कर लेते हैं। क्वथनांक अंग्रेजी पता नहीं क्या होती है बच्चा, मेरे ख्याल से तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता है। क्वथनांक, अब क्वथनांक को कैसे लर्न कर लिया जाए बच्चा? अब देखो क्वथनांक जो होता है वो द्रव पर होता है, द्रव पर एक एटीएम हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए, के बराबर, वाष्पदाब होना चाहिए बराबर। बराबर बेटा मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूं, के बराबर, ठीक है जो भी हो देख लेना। तो बेटा वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब 1 एटीएम हो जाता है। देख बेटा जब हम किसी द्रव को लेते हैं, धीरे धीरे गर्म करते रहते, गर्म करते रहते, गर्म करते रहते, गर्म करने लगते हैं, तो क्या होने लगता है? उबलने लगता है। तो ये रियल लाइफ का फील है कि उबलने लगता है। क्या करने लगता है? उबलने लगता है। लेकिन उस उबलने वाले सिचुएशन के टाइम पर उस द्रव का वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। तो ये इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं? तो क्या लिखूंगा? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। देखो अब सही आ गया ना ऊपर। कह रहा है सर आपको कैसे पता था कि हिंदी गलत थी? अरे बेटा मेरी हिंदी बहुत ठीक है। कह रहे सर बहुत ठीक है, हमें तो नहीं लगती। हाँ तो बस नहीं लगती ना तुझे, तो मुझे भी तो नहीं लगता तू इंटेलिजेंट है, फिर भी पढ़ा रहा हूं। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब एक फैक्ट लिख लेना, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। तो आपको ये लर्न रहेगा तो आपको थोड़ा सा टेंशन फ्री रहेंगे।
और नीचे मैंने क्या बता दिया, नीचे आपको लर्न करने का मैंने तरीका बता दिया, जिससे कि आप तरीका सीख सकते हो। एग्जाम में लिखने की बात नहीं है, ये आपको सीखने की बात है कि कैसे सीखा जाए, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे होते हैं। तो अब बच्चों बात कर ले क्वथनांक का उन्नयन। अब क्या कर दूं, उसी द्रव पे अब मैं कोई अवाष्पशील विलेय, मतलब अवाष्पशील विलेय क्या, नमक मान लीजिए। अब मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर मेरे को बनाना आता है, हाँ बनाना आता है, ऐसे बना लेंगे। कंटेनर लिया, इसमें पानी भरते हैं। अब पानी का क्वथनांक कितना होता है बच्चा, कह रहा 100 डिग्री सेल्सियस। सर अभी तो आपने बताया था सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो मैंने कहा ये भी बात सही है। अब इस पर मैंने बच्चा क्या कर दिया, कुछ मात्रा में इस पे NaCl अवाष्पशील विलेय मिला दिया। कैसा मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो इसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया बच्चा। क्या हो गया, बढ़ गया। कह रहा सर ये डेली खुल जाता है यार, पिछले डे भी खुला था, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन हिंदी। तो इस पे बात कर ले, तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बच्चा कह रहा है सर होती कैसे, ये भी तो सिखा दीजिए। तो मैंने कहा चलो ये भी सिखा देते हैं। तो पहले इसे डेल्टा टीबी से शो करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ निपट जाए फिर बात के चलते हैं। अब कैसे हो गया, कभी खाना बनाया बच्चा, पक्की बात बोल। अगर खाना बनाना हो, जिस दिन तू खाना बनाने में, सब्जी बनाने में नमक डालना भूल जाता, तो क्या सब्जी देर से पकती है, कह रहा हाँ सर, हाँ हुआ था, मेरे को ध्यान है सर, मैंने सब्जी में नमक डालना भूल गया था सर, सब्जी देर में पकी थी। क्यों, और सब्जी में नमक डाल दे जल्दी पक जाती, कैसा क्यों, क्योंकि बेटा जब हम विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। जहां वो पूरा का पूरा द्रव 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो रहा था, अब वो जाकर 104 105 पर भी गर्म होने लग जाएगा। इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा खाना जल्दी पक जाता है। इसी वजह से खाने के स्टार्टिंग में, जब हम स्टार्टिंग में कुछ चीज करते हैं, जो फ्राई राई करने के बाद जब मसाला डालते हैं तो उसके साथ में नमक डाल देते हैं, कि जिसके कारण वो जल्दी पकने लग जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बात क्लियर हुई। अब क्या होगा, इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करना तो यार बच्चा बड़ी बात है यार। अब हम बनाए तो बनाए कैसे, चल बच्चा इधर से 90, चल आजा, वो तेरी। चलो बच्चों, ये हमारे पास में ये पूरा का पूरा आ चुका है। एक बार फिर से ले लेते हैं दूसरा। अच्छा नहीं बना था, वो उधर से था। चलिए, तो ये मैंने काम क्या कर लिया, ग्राफ प्लॉट करने के लिए ले लिया। यहां पर वाष्प दाब है, जो हमारी वाई एक्सेस है, वाई अक्ष है, और ये एक्स अक्ष है। ये वाष्प दाब, और इसका एक सर्टेन लेवल में खींचे दे रहा हूं, एक सर्टेन लेवल, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा खींच दिया और इसे दे दिया मैंने 1 एटीएम। मैंने इसे क्या दे दिया, 1 एटीएम। अब मैंने कोई भी द्रव, मेरे पास में ये था ए विलायक था, और इसे मैंने क्या कर दिया, धीरे धीरे गर्म कर दिया, तो इसका जाकर यहां पर जाकर इसका क्या हो गया, 1 एटीएम के बराबर हो गया। ये कहलाएगा इसका टीबी यानी बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब इसका मैंने विलयन बनाया तो इसका वेपर प्रेशर ही कम हो गया, वाष्प दाब ही कम हो गया, जिसके कारण अब इसका कहां जाएगा, यहां पर पहुंचेगा, और इसका होगा डेल्टा टीबी डैश। अब मेरे पास अगर डेल्टा टीबी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, डेल्टा टीबी बड़े में छोटा वाला घटा दूंगा, इतने में ये घटा दूं तो इतना निकल आएगा। इतनी वृद्धि हुई है, इतनी वृद्धि को निकालने के लिए हमने ये सब कर रखा था। बात क्लियर समझ में आई, कि जब क्या हुआ, हमने इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील विलेय मिलाया तो उसके क्वथनांक में क्या हो गई बच्चा, वृद्धि हो गई। और इसी वृद्धि के कारण क्या हो गया बच्चा, हमने देखा कि खाना जो था वो नमक डालने पर जल्दी पक जा रहा था। पक्की बात, बच्चे ने कहा हाँ ठीक है सर। अब क्या कर दें, अब क्वथनांक के उन्नयन तथा मोललता में संबंध, मोललता
में संबंध तो जो डेल्टा टीबी होता है बच्चा, वो समानुपाती होता है मोललता, यानी मोललता के आपके समानुपाती होता है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक बहुत सिंपल सा रूल है कि समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद एक नियतांक लगता है केबी, जहां केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट की बात करें का मात्रक, अगर मात्रक निकालना हो तो इसका निकलेगा केल्विन प्रति मोलल या डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। अभी एक एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था जिसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो इसे केल्विन टेम्परेचर में कितना इसका होगा, तो 1 केल्विन थी था। तो इसकी बात कर ले तो हमारे पास में क्या होगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू और के बी और मोललता ओपन के इधर डब्ल्यू बी गुड़े 1000 एम बी गुड़े डब्ल्यू ए इन ग्राम। तो हमने मोलरता का फार्मूला ओपन कर दिया। यदि आपको मोलरता का फार्मूला ओपन नहीं किया है, यदि आपको समझ में नहीं आया था, तो आप लेक्चर नंबर पहला इसका देख लीजिए। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको मोलरता वाली टर्म्स हमने सारी की सारी समझा रखी थी, जितने बुलियन की टर्म्स होती हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में समझाई थी। तो आप यदि लेक्चर नहीं देख पाते हो तो पिछले लेक्चर उठाकर देख लिया करिए, मजा आ जाएगी। ठीक है बच्चा, अब अगला देखते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन में क्या है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में हुई कमी को, इस बार क्या हो रही है बच्चा, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब वृद्धि नहीं हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो क्या होता है, इसी वजह से बच्चा आपने देखा होगा कि बेटा जो भी हमारे पास में जितने भी ये कुल्फी वाले हैं या जितने भी आइसक्रीम वाले हैं, वो देखोगे अपने आइस के ऊपर क्या डाल देंगे बेटा, नमक डाल देंगे। क्या कर देंगे, नमक। नमक से क्या होगा, उसका हिमांक और कम हो जाएगा। तो जो पानी, जो उनकी बर्फ पिघलेगी तो वापस से बर्फ बन जाती, इसी कारण वो नमक मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं। तो ये हमारे पास में ताप वाली एक्सेस है, शायद पीछे वाली एक्सेस में मैंने ताप नहीं लिखा था, ताप। ठीक है, और ये हमारे पास में वाष्प दाब। अब मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक द्रव था, ये ए है विलायक। अब इसको हमने ठंडा किया, यहां पर आया, इसका हमने यहां किया ये एफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसे टी एफ से शो करते हैं, डेल्टा टी एफ से शो करते हैं। सिंपल सी बात है, हिमांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाए। किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए। तो हमने इसे ठंडा किया, टेम्परेचर कम किया, लेकिन जब हमने बनाया विलयन, तो विलयन का हमने वापस से किया तो हमारे पास में क्या जाएगा, ये और कम हो जाएगा। और इस बार हमारे डेल्टा टी एफ डैश, तो हम क्या हो जाएगा, हमारे पास में डेल्टा जो टी एफ है इज इक्वल टू निकलेगा डेल्टा टी एफ माइनस टी एफ डैश। इस तरीके से इस बार इसका ये निकाल लेंगे। क्लियर बात। अब हमें क्या लिखना होगा, दोनों का संबंध लिखना होगा। चलिए बात कर लेते हैं संबंध की। संबंध क्या है, हिमांक के अवनमन तथा मोललता में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन बी, यानी हमारे पास में जो मोलरिटी होती है उसमें हमें संबंध लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, ये मोललता है अपनी। अब जानते हो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम, जहां हमारे पास में के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसका फार्मूला अगर ओपन करके लिखना हो तो के एफ डब्ल्यू बी गुड़े में 1000 बटे में एम बी गुड़े में डब्ल्यू ए इन ग्राम।
जिसपे बच्चा मैंने बी लगा रखा है वो विलेय है, जिसमें मैंने ए लगा रखा है वो विलायक है, जिसमें बी वो विलेय, जिसमें ए और विलायक। ये हम बहुत पहले से बातें कर रहे हैं, इसलिए इन पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के एफ का मात्रक, मात्रक की बात कर ले तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल या केल्विन प्रति मोलल। तो ये हमारे पास में हो जाएगा, दोनों की यूनिट बराबर होते, दोनों के सब कुछ सेम होते। तो अब हमारे पास में कुछ चीजें ही बची इस चैप्टर में। अगर बात करें तो हमारे पास विलेयता बची थी और हेनरी का नियम बचा था, वन हाफ फैक्टर बचा था। उम्मीद है कि हमने चैप्टर को थ्योरिकल रूप से खत्म करने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ रही होगी। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना बहुत जरूरी है, हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, जरूरी है। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।